राजनीति और सामाजिक विमर्श ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे सामाजिक विषयों के लिए राजनीति का गठन हुआ और ये राजनीति के कारण हर पक्ष का, हर विचारधारा का और हर विचारों का संघर्ष पैदा हुआ और इस संघर्ष के द्वारा हर समाज में की एक अपनी बकोती समझकर, अपना एक कैपिटल समझकर, जिस तरह से ये राजनीतिक चुनावों की भूमिका को गढ़ने के लिए जिस तरह से पक्षों की अवधारणा रची गई, पक्षों को बनाया गया और ये पक्ष राजनीति के ये जो पार्टियां हैं, आज ये पार्टियां जिस तरह से अपनी भूमिका बनाते हुए सामाजिक जीवन को चित्रित करती है, उस तरह का एक नया विचार लेकर ये राजनीतिक पार्टियां चलती है। वैसे ही एक पार्टी जो इस महाराष्ट्र के धरातल पर एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ाव रखने वाली पार्टी थी, जो मराठी मानुस इस शब्द को एक गरिमा देने वाली पार्टी थी और इस पार्टी के द्वारा जिस तरह से भूमिका रची गई और एक आम आदमी को जिस तरह से राजनीति के महासमर में लाकर एक अपना एक अस्तित्व बनाने की, एक अपनी पहचान बनाने की एक जो भूमिका दी गई ना, उसके वजह से ही शिवसेना ये नाम से महाराष्ट्र में जनचेतना पैदा हुई और ये जनचेतना के सही सरोकार थे, भगीरथ थे माननीय वंदनीय बाला साहब जी ठाकरे। बाला साहब ठाकरे जी ने जिस तरह से आम आदमी की आवाज को एक नई पहचान देने की कोशिश की, क्योंकि अभी तक जो राजनीति का स्तर और जो राजनीति का प्रवाह चल रहा था, वो राजनीति का प्रवाह केवल आम आदमी से लेकर हटकर जो सामंतवादी सोच रखने वाले, जो राष्ट्र आजादी के भूमिका में अपनी एक योगदान के रूप में उभरे हुए जो जननेता थे या जिन्होंने सामाजिक भूमिका में उस समय एक अपनी नेतृत्व को उभारा था, उनके पीढ़ियों को मिली हुई ये बकोती थी। जैसे उस समय आमतौर पर कांग्रेस का विचार हर आदमी के लिए एक काले पत्थर पर की सफेद लकीर थी, लेकिन जिस तरह से राजनीति में बाला साहब जी ने एक अवधारणा रखी और बाला साहब ठाकरे जी ने एक नया स्वरूप बनाने की कोशिश की, उस स्वरूप को इस महाराष्ट्र की जनता ने सर आंखों पर रखा। विचार था हिंदुत्व और हिंदुत्व के साथ मराठी मानुस, क्योंकि बंबई में उस समय जिस तरह की हालत थी, उस समय की बंबई ये परप्रांतियों के या केरली अन्नाओं के चुंगल में फंसी हुई बंबई थी। जिस तरह के गोरख धंधे या जिस तरह की माफियागिरी इस बंबई में मच चुकी थी, उसको नियंत्रित करने के लिए और आम मराठी आदमी की जो गिरनी कामगार बोलकर उस समय बंबई में पहचाने जाता था, जो एक श्रमिक बोलकर बंबई में पहचाने जाता था, और कुछ सामंतवादी लोग थे लेकिन उनकी गरिमा केवल खुद के अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। इन सभी को साथ लेकर बाला साहब ठाकरे जी ने जो एक नया गठजोड़ बनाया और आम शिव सैनिक यानी कि उस समय का शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख, उस समय की मूल भावना की चेतना बनी। आमतौर पे तो शाखा प्रमुखों को जो अस्तित्व दिया गया, जिसका कई बातों पर, कई राजनीतिक संदर्भों को साधने के लिए हमें हमेशा उसकी अवधारणा मिलती है, उसके संकल्प मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से ये सब बातें एक संगठनात्मक रूप से जोड़ी गई, लेकिन जिस तरह से बाला साहब जी के सामने ही जब इस वृक्ष को, इस पौधे को वृक्ष में तब्दील होते हुए देखते समय जिस तरह से इसमें बगावतें हुई ना, वो बगावतें आम आदमी के जीवन में नई हलचल पैदा करती है। वैसे तो शिवसेना में कुल मिलाकर 5 बगावतें हुई, उसमें की 3 बगावतें माननीय बाला साहब जी ठाकरे जीवित रहते समय हुई, जिसका सही मायने में अगर उसका विवरण किया जाए तो वास्तविक स्वरूप में बाला साहब जी ने जिस तरह बाला साहब जी के खिलाफ जाकर छगन भुजबल जो आज एनसीपी के नेता है, उन्होंने पहली बगावत बाला साहब जी के खिलाफ 1991 में की। अपने
सत्ता की भूमिका की एक गठजोड़ लेते हुए जिस तरह से ये बगावत सामने आई और अपने कुछ चुनिंदा लोगों को साथ में लेकर छगन भुजबल जी ने जो एक बगावत खड़ी की थी, उस समय जो बौखलाया हुआ वातावरण और उस समय का वो बौखलाया हुआ माहौल सही में शिवसेना की याद दिलाता। जिस तरह से अपने प्राणों को बचाने के लिए छगन भुजबल जी को टॉयलेट में छुपना पड़ा, अपने प्राणों को बचाने के लिए कई दिनों तक सामाजिक जीवन छोड़ना पड़ा और इस तरह की दहशत, इस तरह की एक भूमिका शिवसेना में तब जिंदी थी। दूसरी बगावत हुई जब नारायण राणे जी इस धारा से कट चुके। जिस तरह से नारायण राणे जी के बारे में एक अंदरूनी संगठनात्मक रूप से जिस तरह से विरोधी स्वर उठने लगे, जिस तरह से नारायण राणे जी को इस प्रवाह से काटने की कोशिश की और सामाजिक स्तर पर नारायण राणे को एक अलग थलग गिराकर अपना खुद की रोटियां सेकने का कुछ लोगों ने काम किया। लेकिन इस बातों को ध्यान में रखकर नारायण राणे जी ने भी अपनी बगावत वंदनीय बाला साहब ठाकरे रहते समय ही अपने बगावत के स्वर ऊंचे किए और 1905 में अपनी एक अलग विचारधारा को लेकर कांग्रेस में अपना प्रवेश किया। तीसरी बगावत होती है जो उनके घर में से हुई। राज ठाकरे जो उनके भतीजे और सही मायने में शिवसेना के करते धरते यानी कि युवा चेहरा, नया भविष्य समझकर जिनको देखा जा रहा था, और जब इस शिवसेना का नेतृत्व किसके हाथ में दिया जाए, कौन इस शिवसेना का आने वाला भाग्य विधाता होगा, इसका विमर्श जब शिवसेना में शुरू हुआ, तो जब यह विमर्श उद्धव जी के पक्ष में जाकर ठहरा, तब राज ठाकरे जी ने अपनी बगावत कर अपना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम का अलग संगठन बनाकर इस शिवसेना से किनारा किया। वैसे तो ये 3 बगावतें वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के जीवित रहते समय हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इस बगावतों का सिलसिला 2 बार हमें देखने मिलता है, ये बाला साहब जी के मृत्यु के बाद हुआ है। वास्तव में जिस तरह से बाला साहब जी जब तक एक्टिव रोल में थे, जब तक इस सामाजिक भूमिका में बाला साहब जी थे, तब तक हर शिव सैनिक का प्राण एक अपनी भूमिका में था। शिवसेना ही उसका एक प्राण था, शिवसेना ही उसकी जान थी, शिवसेना ही उसका मूल मंत्र था। लेकिन जैसे ही ये बगावत है और जिस तरह से राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी बनाकर जिस तरह की भूमिका बनाई, उस समय इस शिवसेना में काफी कुछ पानी सर से नीचे हट चुका था। वास्तव में जिस तरह की भूमिकाएं बाला साहब जी के बाद में उद्धव ठाकरे जी ने ली और जिस तरह से सामाजिक भूमिका में हिंदुत्व की जो प्रखर ज्वाला थी, उसे धीरे धीरे कम करने की कोशिश की। जिस तरह की चेतना और जिस तरह का हिंदुत्ववाद बाला साहब जी ने एक सामाजिक स्तर पर लाकर खड़ा किया था, उसको धीरे धीरे उसके न्यूट्रलिटी के तरफ उद्धव जी के कदम बढ़े और सर्वव्यापक सर्व समावेशक ऐसी राजनीति की छवि बनाने की कोशिश उद्धव जी ने की। वास्तव में यह कोशिश काफी दिन तक सफल भी हुई। सत्ता के गलियारों में 2 बार सत्ता की परिस्थिति पर आरूढ़ भी हुए, लेकिन जब सही वक्त और सही नतीजा समय आया, तब वास्तव में जिस तरह से इस दमनकारी और जिस तरह की भूमिका के माध्यम से शिवसैनिकों का जो दम इस शिवसेना में घुट रहा था, जिस तरह की भूमिकाएं और जिस तरह की गठजोड़ के कारण शिवसैनिक जो बाला साहब के विचारों से प्रेरित था, जो बाला साहब की विचारों को अपना अंतिम स्वर मानता था, उसका दमनकारी भूमिकाएं इस शिवसेना में पैदा होना शुरू हुई। वास्तव में शिवसेना जिस तरह से इन सेकुलरवादियों के हाथ में और जिस तरह से 2019 में उद्धव जी ने जिस तरह से राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर भाजपा को अलग थलग किया, उस समय से ही सही मायने पे शिवसेना का अधःपतन शुरू हो गया। और इस समय जिस तरह की चतुर नीति के बारे में शरद चंद्र पवार जी को माना जाता है,
जिस तरह की भूमिकाओं के लेकर महाराष्ट्र में एक अलग राजनीति की गलियारों में नई चेतना लाने की जो कला पवार जी के पास है, उसके माध्यम से जो भूमिका रखी गई और वास्तव में इस भूमिका के माध्यम से सही इसका असर गिरा तो शिवसेना पर। और जिस तरह से इस सत्ता की भूमिका में शिवसेना रहकर भी सत्ता से अलग थलग हुए खड़े हुए शिवसैनिक अपनी अस्तित्व को टटोल रहे थे, उस समय अस्तित्व को खोज रहे थे और अनेक तरह से इस शिवसैनिकों का भूमिका और इस शिवसैनिकों को जो एक आत्मबल होना था उसकी कमियां इस संगठन में पाई गई। सत्ता में रहते हुए भी, तालाब के पास रहते हुए भी शिवसैनिक प्यासे मर रहे थे। उस समय केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता और एनसीपी के कार्यकर्ता अपनी भूमिकाओं को लेकर अपनी परिस्थितियां संभाल रहे थे, लेकिन वास्तव में इस शिवसैनिकों को सुनने वाला ही कोई नहीं था। उस समय इस बातों को दिमाग में रखकर 2022 में एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरह की भूमिकाएं रची और अपने 40 विधायकों को लेकर सूरत की ओर अपना रवाना हो गए। उस समय ये चौथी बगावत शिवसेना में बड़ी मायने रखती है। सही अस्तित्व अभी तक की जो तीन बार जो बगावतें हुई उसमें शिवसेना के मूल विचारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, शिवसेना के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये शिंदे जी ने जो बगावत की वो शिंदे जी की बगावत ही शिवसेना की मूल धारा से शिवसेना को या दो बातों को सामने रखा गया। एक जेनेटिक भूमिका जो एक वंशवादी परंपराओं को लेकर जिस तरह से बाला साहब जी के ठाकरे के वंशजों के हाथ में दी हुई सत्ता और दूसरी आम शिव सैनिकों की विचारधारा, ये दोनों का संघर्ष यहाँ पे सही मायने पर सामने आया। जिस तरह से बाला साहब जी ठाकरे ने सर्वसामान्य आम आदमी को सामने रखकर आम आदमी की जो भूमिका रखकर सामाजिक चेतना बढ़ाई थी, उस सामाजिक चेतना पर भले ही रिमोट कंट्रोल बाला साहब ठाकरे होते थे, लेकिन सही अर्थ में जो जन चेतना का विषय था वो आम शिव सैनिक था। एक इशारे पर बाला साहब जी के एक इशारों पर जिस तरह की जन चेतना का स्वरूप बदलता था, वो सही में बदलने वाला जो शिव सैनिक, इस शिव सैनिकों को हाथ में लेकर वो एकनाथ जी ने एक नया समीकरण रखा और मूल शिव सैनिक बोलकर अपना अलग अस्तित्व शिवसेना शिंदे गठ के रूप में खड़ा किया। वास्तव में जिस तरह से बाला साहब जी और आनंद दिघे साहब का ये दोनों का विचारों का एक विमर्श यहाँ पर सामने आया और जिस तरह से ये विमर्श आज सत्ता के गलियारों में एक अपना अलग अस्तित्व पैदा कर चुका है। सही मायने में जो इस शिवसेना के भूमिका में जो भी महारथी थे, जो भी मूल तरह से दावेदार थे और एक आम आदमी से उठकर जिनकी राजनीति उभरी थी, उन सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने एकनाथ जी का साथ दिया और एकनाथ जी की जो राजनीति है, राजनीति का स्वरूप फिर से 2024 के इलेक्शन में फिर से फूल कर आया। जिनका पतन होना था, जो विचारों को अलग थलग गिरना था, उन विचारों को जनता ने सुराखों पर लिया और प्रबल दावेदारी के रूप में एकनाथ जी को सामने रखा गया। वास्तव में आज जिस तरह से ये 6 सांसदों ने शिवसेना का जो पल्ला छोड़ा, शिवसेना से जो अपना मुंह मोड़ा, उसका सब में बड़ा प्रमुख कारण ही यही अवधारणा है। जिस तरह से संगठन की तरफ ध्यान न देते हुए, सामाजिक विषयों को खुद के भूमिका से न जोड़ते हुए, जो आज केवल संजय राउत और कुछ लोगों तक ही ये शिवसेना सीमित रह चुकी है, उसका सब में बड़ा विमर्श यही है कि आम शिव सैनिकों पर आज भी इस शिवसेना की पकड़ नहीं है। उद्धव साहब की यह पकड़ आज भी उस तरह से कमजोर हो चुकी है और जिस तरह से 6 सांसदों ने बगावत करने के बाद आज जिस तरह से महाराष्ट्र की इस भूमिका को लेकर उद्धव जी बाहर निकले हैं, समय रहते ही अगर इस बगावत के पहले ही अगर इस मूल चेतना को अगर उद्धव जी ने जगाया होता तो शायद ये दिन देखने का नौबत उद्धव जी पे आती ही नहीं।
लेकिन कहते हैं ना, समाज की धाराओं को और राजनीति की धारा को एक साथ मिलाना हो तो सही अर्थों में जो मूल भावना है उसको ज्वलंत रखना जरूरी होता है। और वही ज्वलंत रखना उद्धव जी भूल गए। और जिस तरह से आज की भूमिका में उद्धव जी की जो शिवसेना है उसमें और भी बगावत के सुर अभी सुनने मिल रहे हैं। और भी विधायकों का एक नया एक तबका जो शिवसेना में जाकर विलीन होने के लिए एक नाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जाने की जो प्रयास कर रहा है उसकी मूल भावनाओं को सही अर्थों में समझना जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां है क्या? राजनीतिक पार्टियां ये तो एक विचारों का धन है, विचारों का एक भंडार है। और एक विचारों की लोगों को एकजुट कर जिस तरह से आप आम आदमी के लिए जो सही मायने में जो सत्ता की भूमिका अगर उजागर करने की कोशिश अगर ये विचारों के द्वारा होता है तो ये विचार जो बाला साहब ठाकरे जी ने बोए थे, जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो जिसको उभारा था, उस विचारों को आज शिवसेना क्यों भूल चुकी है? वो आम शिव सैनिक इस गलियारे में कहां दिखता है जो नेता और लोक प्रतिनिधियों के स्वरूप में आज अपना दबदबा बनाकर ये मूल शिव सैनिकों को दबा रहे नेता ये वास्तव में इस भूमिका के लिए सही में जिम्मेदार है या इस पूरी भूमिका के लिए उद्धव जी की भूमिका सब में बड़ी जिम्मेदार है? इसका प्रश्न अगर आपके मन में पैदा हो रहा होगा, इस प्रश्न को आपको टटोल रहा होगा, तो निश्चित कमेंट्स के माध्यम से समझाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। नमस्ते।